डिमांड तो हमने कहा, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू किया था। हमने कहा था कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ सेलर और बायर दोनों एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा था जहाँ सेलर और बायर दोनों अपनी जगह इकट्ठे हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने बात की तो हमने कहा कि मार्केट डिफरेंट टाइप्स की है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जो घर के पास मार्केट है वो लोकल है, जो मेन मार्केट वहाँ पे है उस इलाके रीजनल है, और ऐसी मार्केट जहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, और जो हमारी सी पोर्ट्स वगैरह इंटरनेशनल मार्केट कहलाती हैं। और जब हम कंप्यूटर के तरीके से या विद द एक्सेस टूवर्ड्स द ऑनलाइन हम एक्सेस करते हैं, हम उसे ऑनलाइन मार्केट कहते हैं। जहाँ चीज़ें बिकती हैं उसे हम गुड्स मार्केट कह देते हैं। ठीक है जी। और जहाँ पे लेबर वगैरह मजदूर बैठे हैं, हम जाके हायर करते हैं, उसे फैक्टर मार्केट कह देते हैं। और जो बैंक स्क्वायर वगैरह हैं, उनको हम फाइनेंशियल मार्केट कह देते हैं। अच्छा बच्चों, डिमांड हम कहते हैं दो चीज़ों को, कि एक तो आपके पास खरीदने का इरादा होना चाहिए और दूसरे पैसे होने चाहिए। ठीक है। टाइम फैक्टर तो रिलेटेड होता ही। लॉ ऑफ डिमांड के मुतालिक हमने ये कहा था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम डिमांड कम करेंगे, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। अब रही बात ये कि इसके डिटर्मिनेंट, तो हमने कहा था प्राइम डिटर्मिनेंट प्राइस ही है। रिपीट यही करते हैं कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो आम रवैया ये होगा कि हम अपना बजट चेंज नहीं करेंगे, बल्कि खरीदारी में कमी कर देंगे। एंड अगर प्राइस कम हो जाए तो हम उतने ही पैसों में ज्यादा खरीद सकते हैं, लिहाजा हम ज्यादा खरीदेंगे। और फिर इनकम के हवाले से हमने ये कहा था, किताब में लिखा है कि जब भी किसी की इनकम बढ़ेगी वो ज्यादा खरीदेगा। हाँ, अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो डिमांड कम कर देगा। ठीक है जी। इसको यूं कर देता हूँ, सही है। अच्छा बच्चों, अब रही बात नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की, तो हमने कहा जब भी आबादी बढ़ती है किसी मुल्क की तो मोर हेड्स मींस मोर डिमांड। तो आबादी ज्यादा होने से ज्यादा डिमांड होती है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, प्राइस नहीं है, प्राइस के मुतालिक रूमर है, अफवाह है, अंदाजे हैं कि जब भी कभी हमें लगेगा कि फ्यूचर में हमारी कीमतें बढ़ने वाली हैं तो हम आज ज्यादा खरीदारी करेंगे, ताकि महंगा होने से पहले ही हम चीज़ों को खरीद लें। और अगर हमें पता होगा कि मुस्तकबिल में कीमतें गिरने वाली हैं तो हम क्या करेंगे, आज नहीं खरीदेंगे, मुस्तकबिल का इंतजार करेंगे। अच्छा बच्चों, टेस्ट की बात है, कुछ चीज़ों का टेस्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जब टेस्ट डेवलप किया जाता है तो डिमांड में इजाफा होता है। पर्टिकुलरली अगर हम बेकरी आइटम या बर्गर वगैरह की बात करते हैं, हैबिट्स जो है वो सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ है, जब इसकी हैबिट लोग बना लेते हैं तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। और जो एडवर्टीजमेंट है उससे इंसान को अवेयरनेस आती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। और एडवर्टाइजिंग हमेशा क्या करती है बच्चों, डिमांड में इजाफे का बायस बनती है। राइट बच्चों। और कहते हैं पर्सनल सेलिंग, जो जो सॉरी जो क्रेडिट पे माल मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट पे, उससे भी सेल में क्या होता है, इजाफा होता है। ठीक है जी। क्रेडिट पे हमें बहुत सारी चीजों में क्रेडिट की स्पेशली जरूरत पड़ती है, जैसे गाड़ी खरीदना महंगा काम है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिज हो गई, एसी हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया। तो इन चीजों को खरीदने के लिए हमें क्रेडिट की जरूरत लाजमन पड़ती है, मेजोरिटी ऑफ लोगों को पड़ती है। अब पर्सनल सेलिंग है कि जब कोई बंदा खुद आगे चीज बेच के जाता है, तो इंसान जब खरीदने जाएगा जाहिर है थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या है कि बंदा खुद आगे बेच रहा है। तो जब लोग खुद आके आपके घर चीज बेच के जाते हैं, पर्सनल सेलिंग, तो उससे भी आपकी डिमांड में इजाफा होता है। ये अक्सर आपने प्रैक्टिस में देखा होगा, जैसे क्या ग्रुप ऑफ पीपल आपके घर आ जाते हैं कोई चीज इंट्रोड्यूस कराने, बॉयज एंड गर्ल्स। तो नोक करते हैं, आप इजाजत मांगते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा जी आपका वॉशरूम किधर है। आप कहते हैं जी इधर है, भागे भागे वॉशरूम जाते हैं, आप भी भागे भागे वॉशरूम जाते हैं। वो जाके कहते हैं जी आपका तो मोट ही बड़ा गंदा है। फिर वो हार्पिक लगाते हैं उसको, है ना। कभी कभी तो हाथ हाथ लगा के आवाज भी निकालते हैं, ची ची कहते हैं अब साफ हुआ है।
है ना बच्चों? देखिए ये इश्तहार आपने, ये प्रैक्टिकली होता है, आपके घर आते हैं तो इससे भी सेल क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। अब बच्चों आगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यहाँ पे आगे कल का लेक्चर क्या हो गया था, खत्म हो गया था, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हम कहते हैं ठीक है, कोई चीज सस्ती होगी ज्यादा बिकेगी, महंगी होगी तो कम बिकेगी, लेकिन दूसरी चीजों की प्राइस का भी इस पे असर पड़ता है। दूसरी चीजों की प्राइस का भी इस पे असर पड़ता है। रिपीट करते हैं, दूसरी चीजों की प्राइस का भी इस पे असर पड़ता है। अब दूसरी चीजों की प्राइस का इस पे असर कैसे पड़ता है, ये बड़ा अहम मसला है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दो तरह से सोचो। बाजुका चीजें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और बाजुकात एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब हमारी आम जुबान में, नेटिव जुबान में होता है मुतबादिल, अल्टरनेट। क्या बच्चों? अल्टरनेट, उसका अल्टरनेट। राइट बच्चों? अब होता ये है आम मामूल में कि जैसे फर्ज करें हम कहते हैं कि हम बेच रहे हैं, लेट्स सपोज हम कोक बेच रहे हैं, कोक एक सॉफ्ट ड्रिंक है, हम ये बेच रहे हैं, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है जी। और हम कहते हैं जो हमारी कोक है, मींस कोकोला है, हम इसकी प्राइस चेंज नहीं कर रहे, यानी कोक की प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम रहेगी ना। अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती फिर तो हम वही पहले वाले प्राइम डिटर्मिनेंट पे चले जाते, ये वाले पे। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई। लेकिन हुआ ये कि पेप्सी ने प्राइस कम कर दी, हमने कम नहीं की। तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी प्राइस का हमारे प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसकी, उसकी प्राइस का, हमारी हमारी फिक्स्ड है। अब जब पेप्सी सस्ती हुई है तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। अब जाहिर बात है, हर बंदा पेप्सी पी रहा है, साथ कोक तो नहीं पिएगा ना, तो कोक की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। राइट बच्चों? हालांकि कि हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज की है, नहीं, उसकी प्राइस ने आके हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट कर दिया। ठीक है जी, क्या हाल है, किया कैसे, पेप्सी सस्ती हुई, लोगों ने पेप्सी पीनी शुरू कर दी और कोक पीनी कम कर दी। ठीक होगी बात? या इसके बरक्स भी देखा जा सकता है क्या, कि हमने कोक की प्राइस में कोई रद्दोबदल नहीं किया, लेकिन पेप्सी महंगी हो गई, उन्होंने कीमत बढ़ा दी। जब उनकी प्राइस बढ़ी तो क्या होगा बच्चों, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। अब मेहमान आएगा तो उसको कुछ तो पिलाना है, तो लोग हमेशा मेहमान को सस्ते में टफाते हैं, तो क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो यार सॉफ्ट ड्रिंक की पिलानी, कोक पिला दो। राइट बच्चों? क्या हाल है, बात समझ आती है कुछ? तो यानी अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस वही रहे, पेप्सी सस्ती होगी तो पेप्सी ज्यादा बिकेगी और हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर पेप्सी महंगी हो गई तो पेप्सी कम बिकेगी, हमारा प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं बीच में से उनकी डिमांड को काट के साइड पे कर दूं, है ऐसे ही, मैंने समझा दिया है, लेकिन मैं डायरेक्ट उनकी प्राइस का अपनी डिमांड पे असर देखूं, क्या करूं बच्चों बताओ, उनकी प्राइस का अपनी डिमांड पे असर देखूं, तो मुझे लगता है प्राइस के, उनकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाती है। क्या किया, डिमांड को काउंट मैंने, समझ तो आ गया, काउंट नहीं किया जानबूझ के। तो उसकी प्राइस का हमारी डिमांड पर डायरेक्ट असर देखा, तो मैंने ये कहा कि उनकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाती है, और उनकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाती। तो अगर मैं यहाँ पे सेम लिख दूं तो इस सेम का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और सेम का मतलब आसान अल्फाज में क्या होगा, अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी हमारी डिमांड बढ़ेगी, और अगर उनकी प्राइस कम हुई तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। सेम जानबूझ के लिखा है क्योंकि सेम भी एस से शुरू होता है और सब्स्टिट्यूट भी एस से शुरू होता है। ठीक है ना बच्चों? इसलिए मैंने सेम का वर्ड जानबूझ के लिखा है, ताकि जब भी आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कि किसी चीज की प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड कम हो जाए, या किसी चीज की प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाए,
सेम असर आए, तो सेम के साथ ही जेन में क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट। इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा पेपर जल्दी हल हो जाएगा एमसीक्यूज में जाके, अगर बंदा वहां पेप्सी कोक सोचनी शुरू कर दे, बैठा रहेगा, पेपर ही हल नहीं हो। बेहतर यह मैकेनिज्म को याद कर लिया, समझ तो आई गई, याद कर ले कि अगर किसी चीज की हमारी प्राइस चेंज ना हो, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाए, या हमारी प्राइस सेम नहीं, उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, सेम असर आए, सेम असर आए, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट। याद रहेगा, फॉरन ऑप्शन में ढूंढ के सब्स्टिट्यूट टिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह पेपर जल्दी हल हो जाएगा। राइट बच्चों, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, जो वो सर ने मिसाल दी उस मिसाल को उसकी मिसाल के साथ कंपेयर करता रहेगा, जबकि क्या याद हो जाना चाहिए, मैकेनिज्म ही याद कर डालो यार, सीधी बात है। ठीक है जी, तो ये बात समझ आती है। तो ये किसका मामला था, सब्स्टिट्यूट का। राइट जी, ये बात एक दो दफा रिपीट भी होगी आगे, फिर एक दफा डिटर्मिनेंट के एंगल से आई है, फिर एक दफा चेंज के एंगल से आएगी, फिर वेलोसिटी में काफी दफा ये रिपीट होती है, दो तीन दफा रिपीट होती है कोर्स में, तरतीब ही ऐसी। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं किसकी तरफ, कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम इंक चेंज कर लेते हैं, इंक ब्लू वाली लेते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट होता है मुतबादिल, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ज्वाइंटली डिमांडेड। कहते हैं ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ज्वाइंटली डिमांडेड। क्या मतलब ज्वाइंटली डिमांडेड बच्चों, इकट्ठे इस्तेमाल होने वाली चीजें, मिसाल के तौर पे बैट एंड बॉल, है ना बच्चों, रैकेट एंड शिटल। ठीक है, क्या हाल है बच्चों, बाइक एंड पेट्रोल। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, हम यूं कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं एग्जांपल पहले वाली, बैट एंड बॉल, आसान सी एग्जांपल जो सब बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम बेचते हैं बॉल, क्या बेचते हैं, बॉल बेचते हैं। ठीक है जी, बॉल क्या होती है, क्रिकेट की बॉल। ठीक है जी, लेकिन हुआ ये कि सियालकोट वालों ने बैट बहुत सस्ता कर दिया। ठीक है बच्चों, हमने बॉल की कीमत चेंज चेंज नहीं की, बैट बहुत सस्ता हुआ है, तमाम लोगों ने बैट खरीद लिया। वो लोग जो खेलते थे गली डंडा, वो भी क्रिकेट खेलने लग गए क्योंकि बैट सस्ता हो गया। जो लोग बांदर किला खेलते थे, वो भी क्या खेलने लग गए। ठीक है, और जो फड़न फड़ाई खेलते थे, वो भी वो भी बैट खरीद के ले हैं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम बच्चों। तो जो भी लोग खेल रहे थे, लुकन मिटी खेलते थे, वो भी क्या खेलने लगे हैं, बैट एंड बॉल। ठीक है जी, हाइड एंड डिलाइट कभी आ जाए। अच्छा, सो तो बैट एंड बॉल खेलने लगे सब लोग। अब हमने बॉल की प्राइस चेंज नहीं की, अब ज्यादा बैट लोगों के पास होगा तो क्या होगा, बॉल भी ज्यादा बिकेगी। राइट बच्चों, क्योंकि बैट ज्यादा आ गया ना लोगों के पास। सही होगा बच्चों। अच्छा, दूसरी मिसाल क्या हो सकती है, इसके रिवर्स क्या सोच सकते हो आप, बॉल की प्राइस वही है, सियालकोट वालों ने बैट बहुत महंगा कर दिया। बैट महंगा कर दिया है तो बच्चे अपनी वापसी उन्हीं गेमों पे चले गए, लाटू, कंचे। तो आप लोगों के पास बैट नहीं है तो क्या करेंगे, बॉल भी नहीं खरीदे। राइट बच्चों, सही होगी बात, मुश्किल बात तो नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको समझने के लिए अपनी प्राइस तो दोनों केसेस में क्या रखी है आपने, कांस्टेंट रखी है, सिमिलर रखी है, सॉरी सेम रखी है, अनचेंज रखी है। हम कहते हैं उसकी प्राइस का हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ा, तो जब उसकी प्राइस कम हुई हमारी डिमांड बढ़ गई, और जब उसकी प्राइस बढ़ी हमारी डिमांड कम हो। अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई, उसकी प्राइस, तो उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए तो इसका असर क्या आएगा, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब उलट। ठीक है, और अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। असर क्या आया, कन्वर्स जानबूझ के मैंने चूज किया क्योंकि
कन्वर्स भी सी से है, कॉम्प्लीमेंट भी सी से। अब इसका फायदा क्या होगा जब आप सवाल पढ़ेंगे, तो अगर अपने प्रोडक्ट की कीमत ना चेंज हो, दूसरे प्रोडक्ट की कीमत चेंज हो, और उसकी कीमत के बढ़ने से हमारी डिमांड, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाए, और उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो क्या होगा? कन्वर्स कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो सेम असर आया है, क्या बन गया? सब्स्टिट्यूट। और अगर उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाए, सेम असर आया तो क्या? सब्स्टिट्यूट। उलट असर आया तो कॉम्प्लीमेंट। राइट बच्चों, याद रहेगा। अगर ये आपको याद हो गया तो समझो कि आप एमसीक्यू सॉल्व मिनटों में कर लो। राइट बच्चों, अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस दूसरे की चेंज हुई है, लेकिन उसकी प्राइस का उलट असर आए, कन्वर्ट्स, उसके कम होने से हमारी डिमांड बढ़े, ठीक है, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर सेम असर आए, प्राइस बढ़ जाए, हमारी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? सब्सिट्यूट। याद रहेगा जी? पक्का बानी? आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है। कुछ बच्चे लिखते नहीं है यार, आप नोट नहीं करते, तो याद कैसे करोगे? ये तो भूल जाएंगी बातें। क्या समझे? नोट करना क्यों जरूरी है? सीए सारे में कोई भी जो कॉपी पेंसिल छोड़ोगे तो बड़ी मार पड़ेगी। कॉपी पेंसिल छोड़ेंगे तो बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे। हमारे पास सीए में मोस्टली कोर्सेज में रिवाइज 2 दफा करना होता है, हमने लाजमन करना होता है। एक तो घर जाते ही करना होता है, घर जाते ही चाय पीते, खाना खाते, जो कर रहे हैं एक्टिविटी, फौरन रिवाइज करना है आपने, ताकि फ्रेश चीज जहन में वैसे ही नक्श हो जाए। और वो हमेशा कहाँ से करना है? अपनी नोटबुक से। अगर नोटबुक नहीं तो वो 15 मिनट तो यूजलेस हो गए, और वो 15 मिनट जब आप भूल गए तो रात को वही टाइम 2 घंटे लग जाए। लास्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि ये असूल हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह ने बनाया। हमारी तरफ से ये असूल नहीं है, अल्लाह ने असूल बनाए। मैं इसकी लॉजिक आपको बताता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा हजरत मूसा कोहे तूर पे गए, और उन्हें टैब्स पकड़ा दी गई, स्टोन की टैब्स, जिसपे क्या लिखी हुई थी? वही लिखी हुई थी। तो ये टैब्स पकड़ाई, और वो चलते हुए आए और उन्हें याद हो गई। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला जब भी किसी नबी पे कोई इल्म उतारता है, तो सीधा उसके दिल पे उतारता है। किस पे? सीधा उसके दिल पे उतारता है, और वो उसे फौरन याद हो जाता है, उसे याद नहीं करना पड़ता। बल्कि नबी जब उसको याद करने की कोशिश करे, तो फरिश्ता आके फौरन मना करता है कि आपने नहीं याद करना। नबी वसल्लम ने कुरान को रिपीट किया ना, तो फौरन जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं याद करना, इसकी तरतीब एंड पे हमने बतानी है, लिहाजा यू विल नॉट यूज योर मेमोरी। तो कैसे उतरती थी भाई? बैठे सीधे दिल पे, कुछ लिखते नहीं थे, कुछ लिखते, और बिल लफ्स, जिसे आज जेर जबर कह रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन आम इंसान के लिए पहली वही में ही बता दिया था अल्लाह ने, अल्लमल इंसान बिल कलम। आम इंसान कैसे इल्म सीखेगा? कलम से। अल्लमल इंसान, बता दिया तुम आम इंसान हो, तुम्हें इल्म कहाँ से हासिल होगा? कलम से। लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है जी। कब बता दिया? पहली बार। इकरा बेस्म रब्बी का, उसी के अंदर है अल्लाह इंसान बिल्कुल। लेकिन जब नबी की बारी आई है, तो याद भी नहीं करना, दिल पे उतरेगा। तो आप यूं बैठ जाए ना, नहीं नहीं, आपका ये लेवल ही नहीं है, आप आम इंसान है, आप कल यूज करें। ठीक है। ये नबियों का लेवल, बैठे रहे और इल्म सीधा दिल पे उतर। राइट बच्चों? तो इसलिए जहन में हमेशा रखना कि ये गलती कोताही जिंदगी में कभी भी नहीं करनी। आपने ये कोताही कभी भी नहीं करनी। ऑलवेज नोट डाउन द थिंग्स, चीजों को आपने नोट करते रहना है, ताकि वक्त मिलते उनको रिवाइज किया जा सके, रीड आउट किया जा सके।
पक्की बात है जी। तो ये आपने लाजमन करना है, और आज के बाद इसमें उजलत नहीं करनी। मुझे नहीं कहना पड़े यार तू खाली हाथ में बैठा भाई तू लिख ले। क्या हाल है बच्चों? अच्छा भाई बच्चों, एक चीज तो ये आ गई। अब यहाँ पे आके हम एक टॉपिक जो है उसको क्लोज कर देते हैं। ये टॉपिक क्या था कि हम ये समझ सकें कि कौन कौन से फैक्टर डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। तो अभी तक हमने मार्केट को समझा, डिमांड की टर्म लफ्ज को समझा है, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब किया हमने सिर्फ, और उसके ऊपर असर होने वाले वेरिएबल सारे के सारे डिस्कस किए। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें चाहिए कि हम जो है शुरू कर दें लॉ ऑफ डिमांड को तफसील के साथ। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब किया तफसील के साथ। अच्छा, ये जो फिक्र मैंने लिखे हुए ना, ये किताब से मैंने लिए थे। मैं चाहता था थोड़ा सा किताब का साथ साथ ही बताता जाऊं आपको। किताब में उसने सब्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए उसने जो मिसाल दी है वो दी है सैमसंग का टीवी और एलजी का टीवी। तो लिखा है इफ प्राइस ऑफ एलजी प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्यू कस्टमर स्विच टू सब्स्टिट्यूट, के जब प्राइस बढ़ेगी एलजी की, ठीक है, और सैमसंग की प्राइस नहीं बढ़ी, तो लोग क्या करेंगे? एलजी को छोड़ के उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो जो मेरी थ्योरी है उसके मुताबिक अगर आप देखें आप, ठीक है, तो कहता है कि फर्ज करो प्राइस ऑफ सैमसंग नॉट चेंज्ड, प्राइस ऑफ सैमसंग नॉट चेंज इस मिसाल में अगर देखें, बट प्राइस ऑफ एलजी इंक्रीजेस, तो डिमांड ऑफ एलजी डिक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ सैमसंग इंक्रीजेस। अब जरा आप पढ़िए ये वाली लाइन। एक चीज की कीमत के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। मिसाल क्या देता है कि प्राइस ऑफ एलजी प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड फ्यू कस्टमर विल शिफ्ट टू इट्स सब्स्टिट्यूट इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग प्राइस ऑफ अदर, जैसे सैमसंग प्रोडक्ट, तो वो एलजी को छोड़ के सैमसंग पे आ जाएगी। राइट बच्चों? किताब में इस तरह से लिखा। राइट? बात समझ आती है? पेज मैंने बताया था 45 ऐसा। ठीक है जी। तो ये थे इसके क्या जी, डिटर्मिनेंट। एक दो फिर इन पे बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर जाके, लेकिन अभी शुरू करने लगा हूँ क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पे बात करने लगे। राइट जी? कर हटा दे इसको, पक्की बात है। चलिए तो हम चलते हैं, हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस कम होगी किसी चीज की तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और अगर प्राइस में कमी आएगी, सॉरी प्राइस में इजाफा होगा, तो डिमांड में कमी आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों। लेकिन अब राइटर ना शुरू से स्टार्ट करेगा फिर लॉ ऑफ डिमांड को। कैसे? राइटर कहता है जी सबसे पहले ये तय कर लो कि इसमें कौन से दो वेरिएबल हैं और कौन से कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले कहता है कि ये याद रखना कि जब तुम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो दो चीजें वेरिएबल हैं। कौन कौन सी? एक प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड। बाकी सारा कुछ क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। तो अजम्पशन क्या रखता है? कहता है देर इज नो चेंज इन एवरेज इनकम। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। तो उसने कांस्टेंट सपोज कर लिया किसको? इनकम को। अच्छा, उसने कहा है पॉपुलेशन साइज में भी कोई तब्दीली नहीं है। इसका मतलब है कंज्यूमर की इनकम, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, क्या है? कांस्टेंट है। इनकम को हम वाई से क्यों डिनोट करते हैं? ये आई से ना हम आमतौर पे इन्वेस्टमेंट को लिख देते हैं, इनकम को वाई से लिख देते हैं। अच्छा, और पॉपुलेशन भी बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। और क्या चीज है बच्चों? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी सब्स्टिट्यूशन की प्राइस भी और कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या है?
नो चेंज। और कोई चेंज नहीं किसमें, टेस्ट में, फैशन में, वेदर में। ये भी सारे के हैं, ये भी सारे फिक्स है, कांस्टेंट है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइसेस, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। एडवर्टाइजिंग में भी कोई तब्दीली नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर चीज ही कांस्टेंट है। इनकम, वेदर, टेस्ट, ठीक है जी, पॉपुलेशन, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, सब क्या है, सब कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ दो, एक प्रोडक्ट की प्राइस और एक डिमांड। यहाँ आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मैंने पहले डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ा है। इसलिए पढ़ा है कि मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड शुरू करते हुए कहूँ ये कांस्टेंट है, तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे यार ये असर कैसे करते हैं जो कांस्टेंट की हैं। अब आप इसमें से एक एक कैसे असर करता है आप जानते हैं। इनकम कैसे असर करती है, पॉपुलेशन कैसे करती है, टेस्ट कैसे करता है, हैबिट कैसे करती है, सब सिखाएगा नहीं इसका। लेकिन आज इस लॉ को पढ़ते हुए हमने इन सबको क्या कर दिया, कांस्टेंट। उसकी रिक्वायरमेंट, इन सबको क्या कर दिया, कांस्टेंट। सिर्फ दो वेरिएबल है, एक प्राइस और एक डिमांड। इसलिए वो सबसे पहले क्या लिखेगा, सबसे पहले ये लिखेगा कि, सबसे पहले इस चीज को मेंशन करेगा कि जी अदर थिंग्स रिमेन, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। बाकी सब चीजें सेम रहे। कौन सी चीजें, जिनको अभी हम क्या क्या आए हैं, कंज्यूमर इनकम, वेदर, टेस्ट, हैबिट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है ना। हमारी बुक में अक्सर इनको सेट्रिस पारीबस भी लिख देता है। इसी बात, सेट्रिस पारीबस का मतलब ये है कि बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो an increase in price, an increase in price causes decrease in demand and a decrease in price causes increase in demand। राइट बच्चों, क्या मतलब, कहना ये चाह रहा है बाकी चीजें वैसे की वैसे ही रहें, अगर किसी चीज की प्राइस में इजाफा हुआ तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, एंड अगर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। वजह क्या बताई थी कि इंसान अपना बजट चेंज नहीं करता। वो कहता है कीमत बढ़ी है तो मैं मिकदार थोड़ी ले लूंगा, काम चला लूंगा, और अगर कीमत कम हुई है तो मिकदार में इजाफा कर लूंगा। राइट बच्चों, तो ये क्या डिस्क्राइब कर दिया हमने, लॉ ऑफ डिमांड। राइट हो गई बात। कोई चीज मुश्किल बच्चों, नो मुश्किल। अच्छे, तो अब हम ये करते हैं कि कल भी हमने इकोनॉमिक्स की, वैसे भी इकोनॉमिक्स की आदत होती है हर चीज स्टेटिस्टिकल टेबल से समझाते हैं, हर चीज। यहाँ भी एक टेबल बनाया हुआ है, कहता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी जब प्राइस 20 थी तो उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, 200 kg। 20 रुपए कीमत थी, खरीद कितनी रहे थे, 200 kg। कहता है जब प्राइस बढ़ी, कितनी बढ़ गई बच्चों, 10, यानी 20 से 30 हो गई। तो खरीदारी को कम कर दिया कंज्यूमर ने, और उसने ये किया कि 200 से कहाँ चला गया, 100 kg। यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। प्राइस कितनी बढ़ी, 10 रुपए, 200, 20 से 30 हो गई। लेकिन मिकदार उसके मुकाबले में खरीदारी उसने क्या की, 200 से 100 kg। साबित क्या हुआ, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड में कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ फर्ज करें हम वहीं पे
20 रुपए कीमत है, 200 kg खरीद रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, मिसाल उसके बरक्स ले लेते हैं कि प्राइस में कमी आ जाती। कितनी? 20 से 10। अब हम क्या करते हैं, खरीदारी 200 की बजाय क्या कर देते हैं, 300। इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़। राइट बच्चों? तो क्या कहा था, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। तो स्केजुअल से भी हमने वही बात साबित की है। राइट बच्चों? अब अगर हम इसको ले जाते हैं एक डायग्राम पे, तो बात और ज्यादा समझ में आ जाए। क्या हाल है बच्चों? चलिए डायग्राम पे ले जाते हैं। डायग्राम पे हम ये लिखते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पर हमने प्राइस रखी हुई है। और ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड रखी हुई है। अब डिमांड हमारी जो है ना वो बच्चों 100 में है। 100, 200, 300। और प्राइस हमारी जो है वो 10 के इंक्रीज से जा रही है, 10, 20, 30। राइट बच्चों? क्या हाल? क्यों भाई? तो देखिए, हम एक बात कहते हैं कि प्राइस जब 20 थी तो कंज्यूमर खरीद रहा था 200 kg। पॉइंट भी हो गया। राइट बच्चों? डिमांड कितनी थी, 200 kg। प्राइस क्या थी? लेकिन जब प्राइस में इजाफा हुआ, प्राइस चली गई 30 पे। कंज्यूमर ने फौरन एडजस्ट किया, उसने कहा यार जब कीमत बढ़ी है तो मेरी जेब में जो पैसे हैं वो कहते हैं कि तू 200 की बजाय 100 kg ले। तो प्राइस के बढ़ने पे उसने खरीदारी कम कर दी। हम बी से कहाँ आ गए, ए पे। ठीक है, बी से कहाँ आ गए। राइट बच्चों? एक तो बात ये हो गई, नो प्रॉब्लम जी। और दूसरा, अगर आप देखो कि मैं अगर ये कहूं कि अभी फिर वही बात करूं कि हम थे 20 थी प्राइस और 200 kg खरीद रहे थे। मैं इसके बरक्स सोचूं, कीमत में कमी आ गई, 20 से कितनी हो गई, 10। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि उतने पैसों में ज्यादा चीज मिल सकती है, तो मैंने क्या किया, 200 खरीद रहा था ना, अब मैं कितनी खरीदना शुरू हो गया, 300। और कहाँ चला गया, पॉइंट सी। तो क्या समझ आई बात, प्राइस कम होगी हम खरीदारी ज्यादा करेंगे, और अगर प्राइस ज्यादा हो गई हम खरीदारी कम करें। राइट बच्चों? अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर आपस में मिला देते हैं तो ये बन जाएगा डिमांड कर्व। हम इसको कर्व इसलिए कहते हैं कि अमली जिंदगी में ये कर्व नमा ही होता है। इससे हम उसको क्या कह देंगे, डिमांड। हम ये जरूर लिखेंगे कि इस डिमांड कर्व की शेप क्या है। लेकिन अभी तक हमें जो समझ आई है कि इनिशियली हम पॉइंट बी पर थे, जहां पे 20 रुपए पर 200 kg हम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस में इजाफा हुआ, 20 से कितना हो गया, 30, तो फिर हम खरीदारी कम करके कहाँ पहुंच जाएंगे, 100 पे, यानी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस 20 से 10 हो गई तो हम कहाँ चले जाएंगे, 200 से 300 पे। अब अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बन गया, डिमांड कर्व। जहां हम बैठे हैं वहां से ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, तो हम कहते हैं डिमांड कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, and shows inverse relationship between price and quantity demand.
ठीक होगा बच्चों? राइट जी, बात समझ आती है? तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा। आप इसको नेगेटिव भी कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो? इनवर्स भी कह सकते हो और नेगेटिव भी कह सकते हो। अच्छा बच्चों, अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो वेरिएबल एक दूसरे के उलट भागे तो हम उसको इनवर्स, एक कम हो दूसरा ज्यादा हो जाए। जैसे प्राइस कम हो डिमांड ज्यादा हो जाए, और प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम हो जाए, तो इसको इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, उलट रिलेशनशिप। जिसमें दोनों वेरिएबल अपोजिट भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अपोजिट। मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल ये हो सकती है कि फर्ज करें आपकी बर्थडे हो रही है, ये आपकी बर्थडे पार्टी का केक है, ठीक है जी, और आपकी दो फूफू हैं। आपकी दो फूफू हैं, एक फूफू का नाम प्राइस है, एक फूफू का नाम डिमांड है। ठीक है जी। तो आप प्राइस वाली फूफू से कहते हैं कि आप मेरी बर्थडे पे आएंगी? कहती हैं हाँ बेटा आऊंगी। ओरिजिन के ऊपर आके बर्थडे होगी ना आपकी, टेंट ओरिजिन पे लगाऊंगी। तो जो डिमांड फूफू है वो कहेंगी अच्छा वो आ रही तो फिर मैं नहीं आऊंगी। यानी प्राइस ओरिजिन की तरफ भागती है, तो डिमांड ओरिजिन से। तो इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है? यह नेगेटिव है। और अगर आप उस पुप्पो को कहते हैं, डिमांड वाली पुप्पो को, नहीं नहीं प्राइस वाली पुप्पो नहीं आ रही, तो फिर वो कहेगी अच्छा फिर मैं आ जाऊंगी। लेकिन अगर वो आई ना तो फिर मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कि दोनों ओरिजिन पे आके दूसरे से मिलना नहीं चाहते। ऐसा ही है जी। प्राइस ओरिजिन की तरफ भागती है, ओरिजिन से दूर, और ये ओरिजिन से दूर जाए तो ओरिजिन के करीब, तो रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स हो, ऑपोजिट हो। इसी को ऑपोजिट कहते हैं। बात पक्की है? ओप्पो में अक्सर लड़ाई रहती है, वैसे मैंने देखा है नहीं बच्चों। एक ओपी आएगी बट दूसरी में नहीं आना। मिसाल दे रहा हूँ बस, ना भी हो तो मैंने मिसाल ही नहीं दी। अच्छा यहाँ तक बच्चों ठीक हो गई बात? पक्की बात है? चलो सही है। अच्छा अब बताओ मैंने क्या सिखाया? प्राइस के चेंज होने से क्या चेंज होती है? डिमांड चेंज। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो पता है लोग कैसे लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ, इसको उर्दू में क्या लिखेंगे कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का इन्हेसार प्राइस पर है। यानी क्वांटिटी डिमांड का इन्हेसार प्राइस पर है। इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी। ऐसे ही बच्चों, फिर बोले प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी। जहां से मैंने शुरू किया, मैं दोनों दफा क्या लिखा है? प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड। यही चीज यहाँ पे, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। राइट जी। तो प्राइस से किस में चेंज ला रहा हूँ? डिमांड में। तो आपके जहन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड किसी चीज की बढ़ जाए और कीमत पे असर पड़े। हो सकता है। उसका मॉडल अलग है, उसका मॉडल अलग है, वो भी आए। लेकिन आज जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस का असर डिमांड पे क्या होता है। लेकिन आगे वो भी मॉडल आएगा जहां डिमांड का असर किस पे देखेंगे? प्राइस पे। वो डिफरेंट है, उसका अलग तरीका है। वो फिर जब वो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी के जहन में बात आ जाएगी सर प्राइस से डिमांड चेंज कर रहे हैं, और प्राइस से बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड ज्यादा हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है किसी चीज की डिमांड बढ़ती है कीमत बढ़ जाती है। तो ये सर ने क्यों नहीं पढ़ाया? तो वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसको अलग से बात करेंगे उसको। राइट बच्चों? अब आगे आ जाता है कि ये तो हो गया ना लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद सबसे पहला सवाल जो पैदा होगा कि आपने सीख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो नेगेटिवली क्या है? नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप का मतलब है लेफ्ट टू राइट
डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये अभी हमने बात की, तो उसको क्या कहेंगे, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। लेकिन कोई सवाल ही पूछ लेता है कि अच्छा भाई नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, पूछ सकता है ना कोई सवाल, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, लेकिन उससे पहले एक चीज आपकी किताब में दी हुई है, क्या, मार्केट डिमांड का। आपने इस टॉपिक की परवाह भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? देखो, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो रिलेशनशिप तो सेम है। सिर्फ एक ही बात है, क्या, कंज्यूमर मार्केट में दो हैं, ए और बी कंज्यूमर की डिमांड को जमा करेंगे तो क्या बन जाएगी, यानी मार्केट डिमांड, तमाम कंज्यूमर जो मार्केट हैं उनकी डिमांड को जमा कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी, बस और कोई बात ही नहीं इसका। क्या मतलब जी, जितने कंज्यूमर मार्केट में हैं उनकी डिमांड को जमा कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। रिपीट कर लेते हैं, जितने कंज्यूमर की डिमांड मार्केट में है उसे जमा कर लें तो क्या बन जाएगी, जैसे ए कंज्यूमर की डिमांड वो भी नेगेटिव, बी की भी नेगेटिव, दोनों जमा किया, मार्केट की डिमांड भी नेगेटिव। लिहाजा इसकी कोई इतनी खास पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, बस ये हो गया, ये साथ ही हो गया, राइट जी। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई है कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप क्यों है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो है ना, कि ये नेगेटिवली स्लोप क्यों है, इसकी एक वजह है जिसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि, प्राइस के कम होने से लोगों की इनकम बढ़ जाती है। बेशक आप इसको रियल इनकम कह लो, या वो कहते हैं कि प्राइस के कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी कि प्राइस के कम होने से इनकम कैसे बढ़ गई। तो मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकता हूँ कैसे। फर्ज करें कि एक बच्चा है, उसको जॉब मिल गई। क्या मिल गई? जॉब मिल गई, उसकी सैलरी है 50,000 रुपये। ठीक है, इन 50,000 रुपये से वो क्या करता होगा, कुछ गुड्स खरीदता होगा। तो अचानक बॉस को ख्याल आया कि यार इसकी सैलरी डबल कर देते हैं, लड़का बहुत अच्छा है। क्या हाल है बच्चों, लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती बड़ा है, इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो सैलरी डबल कर दी। डबल कैसे होगी बच्चों, क्या करें, 50,000 को 1 लाख कर दें, तो जितनी गुड्स खरीदता है अब वो डबल खरीदेगा। डबल क्यों खरीदेगा, इनकम डबल हो गई ना। लेकिन एक तरीका और भी तो हो सकता था कि हम सैलरी 1 लाख ना करते, वो जितनी चीजें खरीदता उनकी कीमत आधी कर दे। हाँ जी, 50,000 है ना, 1 लाख की डबल हो गई। तो अगर हम सैलरी डबल ना करें, गुड्स की प्राइसेस हाफ कर दें, तो भी तो डबल हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, हैं जी। अगर एक चीज 1,000 रुपए की वो खरीदता था, 50 चीजें खरीदता था, ठीक है जी, तो अगर हम आधी कीमत कर देंगे तो 100 खरीदेगा, 250 की हो जाएगी, 500 की हो जाएगी। या क्या करें, है जी, 1,000 रुपए की एक चीज है, 50,000 आमदनी है तो 50 चीजें खरीदेगा। लाख कर दोगे तो कितनी खरीद लेगा, 100। तो ये भी तो हो सकता है कि जो 1,000 रुपए की चीज है वो 500 की कर दो, तब भी डबल लेंगे। इसका मतलब है, आज बात समझ आई है कि जब भी प्राइस कम होगी, बंदे की रियल इनकम में क्या होगा, इजाफा होगा, और वो ज्यादा चीजें खरीद सकेगा, या उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं, ए फॉल इन प्राइस, ए फॉल इन प्राइस
ठीक है जी, जब भी किसी चीज में की प्राइस में कमी आएगी, कंज्यूमर कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ commodity, more amount of commodity within the same amount of money। क्या मतलब, जब भी प्राइस में फॉल आएगा, कंज्यूमर जो है वो ज्यादा अमाउंट में चीजें खरीद सकेगा उतने ही पैसों में। सही लिखा है? क्या हाल है जी? बड़ी जबरदस्त इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश लिख ली तो मतलब बड़ा कमाल हो जाएगा कि इतने आसान अल्फाज में ए फॉल इन प्राइस, कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी की अमाउंट, मिकदार ज्यादा, कितने में, उतने ही पैसों में। तो जब उतने ही पैसों में ज्यादा चीज मिल रही है तो वो ज्यादा क्यों ना खरीदे। तो एक वजह तो ये हो गई ना। तो ये देखिए, पहले एक कप खरीद रहा था, उतने ही पैसों में दो मिल गए, उसने कहा दो चाय के कप पीऊंगा। और सस्ता हुआ तो क्या किया, तीन। जब उतने पैसों में तीन कप मिल रहे हैं सर्दियों के दिन है, तो क्या हर्ज है यार, एक नाश्ते के बाद कप पी लेंगे, एक खाने के थोड़ी देर बाद, और एक रात को डिनर के बाद। गरीब आदमी को और क्या चाहिए न बच्चों, है कि नहीं। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, इसको आप यूं कहेंगे कि जब किसी चीज की कीमत कम होती है लोग क्या फील करते हैं, पीपल फील रिचर, दे विल अफोर्ड मोर टू मोर ऑफ गुड्स विद देयर मनी नाउ। अब अपने ही पैसों में वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। सही है जी। द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम हैज increased in economic theory, this is known as income effect of price falls। अब पेसिमिस्ट आदमी जो होता है, ऑप्टिमिस्ट, बल्कि ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जब भी आपको मिसाल देगा क्या देगा, कीमतें कम हो गई। मुस्बत सोच है ना, क्या हाल है, मुस्बत सोच वाला आदमी हमेशा क्या सोचेगा, पैसे कम हो गए, प्राइसेस। अगर पेसिमिस्ट हुआ तो क्या सोचेगा, वो जब मिसाल देगा क्या देगा, प्राइसेस बढ़ गई। कि मनहूस बंदे ने हमेशा मनहूस खबर ही दी। क्या हाल है? तो मेरा तो नाम ही मुबशर, और मुबशर का मतलब क्या होता है, खुशखबरी देने वाला। तो मैं तो आपको यही कहूंगा ना, कीमत कम हो गई है। ठीक है। अब जहां लॉ ऑफ डिमांड शुरू होता है उससे पहले, किताब में जहां लॉ ऑफ डिमांड शुरू होता है उससे पहले ये लफ्ज लिखे हुए हैं राइटर की तरफ से कि जब प्राइस इंक्रीज होगी। अच्छा, प्राइस के डिक्रीज होने से तुमने क्या महसूस किया, तो पढ़ने से क्या यूज करोगे, ओवरऑल। एंड नाउ उतने ही पैसों में तुम पहले से क्या खरीद सकोगे। ठीक है जी, कहता है इनकम हैज फॉलन इन इकोनॉमिक थ्योरी, और परचेजिंग पावर भी तुम्हारी गिर गई, इससे तुम इसको क्या कहोगे, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज। पढ़े जरा, लिखा है यहाँ पे। तो फर्क सिर्फ ये है कि मैंने प्राइस कम करने की मिसाल दी है और राइटर ने प्राइस बढ़ने की मिसाल दी है। पढ़ा किताब में से आपने, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, लॉ ऑफ डिमांड शुरू होने से पहले लिखा हुआ है। अच्छा, तरतीब भी गलत है इसकी, हमेशा ये बात बाद में बताई जाती है और वो पहले लिख रहा है। ये भी इसको पता, कितना पेज, 41 पेज। ढूंढो जरा, ढूंढ के मेरा बच्चा पढ़ लो एक दफा ताकि पता लग जाए। 41, तो लॉ ऑफ डिमांड शुरू होने से पहले, बाद में लिखा हुआ है। बस बास किताबों के बाद में, बास के किसी का भी नहीं है, नहीं लिखा हुआ। दिखाओ यार, ढूंढ के देते हैं आपको।
ये कैसे हो सकता है? ये देखो इनकम नेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही है बच्चों? सही है, तो पढ़ो जरा। पीपल फील ग्रीन, पीपल फील ग्रीन, दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय, जितने रूपी का शिकार, द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम हैज टिकिंग डाउन, sorry I have fallen down and that's why my digging मतलब गिरना, अंग्रेजी में digging। अच्छा बच्चों, बात समझ आई है? सही हो गई बात। चलो, अब बच्चों दूसरी वजह क्या बताता है? दूसरी वजह बताता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बताता है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि जब तुम्हारे पास दो चीजें हों और दोनों चीजों में से एक चीज सस्ती हो जाए तो तुम क्या करोगे? जाहिर है तुम सस्ती वाली को ले लोगे यार, अच्छी बात है, पैसे बचे रहे। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि फर्ज करो कि हम कहते हैं ए फॉल इन प्राइस, ए फॉल इन प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी क्या होती है बच्चों? चाय का मुतबादिल। ठीक है, तो फर्ज करो पहले तुम चाय ही पीते थे, गरीब लोग थे, खाली क्या पीते थे? चाय। अब प्राइस ऑफ कॉफी फॉल एंड कंज्यूमर will consumer will alternate, consumer will alternate the product, means tea, alternate the product he is already using with the product under डिस्कशन। डिस्कशन में लिख देते हैं कॉफी। हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं कॉफी पे, है जी। तो हम बात कर रहे हैं कॉफी पे, और ये कॉफी जो है क्या हो गई है बच्चों? तो कॉफी हो गई है सस्ती, तो कंज्यूमर क्या करेगा? चाय छोड़ के कॉफी पीनी शुरू कर देगा। राइट बच्चों? इसका मतलब है एक वो कंज्यूमर है जो पहले चाय ही खरीद रहे थे, लेकिन चाय सस्ती हुई है तो उतने पैसों में ज्यादा आ रही है तो वो ज्यादा खरीद रहे हैं। और कुछ पहले, सॉरी, कुछ पहले कॉफी पी रहे थे, लेकिन अब कॉफी सस्ती हुई है तो सस्ती होने से उतने ही पैसों में ज्यादा कॉफी मिल रही है, इसलिए वो ज्यादा पी रहे हैं। ऐसा कर लेते हैं ना? ठीक है जी। पहले एक कॉफी पीते थे, अब सस्ती हुई दो पीने लगे, और सस्ती हुई तो तीन पीने लग गए। लेकिन कुछ ऐसे गरीब थे जो कॉफी पीते ही नहीं थे, चाय पीते। अब जब उन्होंने देखा कि कॉफी सस्ती हो गई है तो अब वो क्या करेंगे? चाय को छोड़ के क्या करेंगे? कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अब उनकी रीच में आ गई है, फाइनेंशियल रीच में आ गई। राइट बच्चों? तो ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे ये कहूं कि बकरे का गोश्त, मटन 800 रुपये किलो हो जाए, फर्स्ट पे 800 रुपये किलो का हो जाए बकरे का गोश्त, तो आप वो जो कढ़ाई पकाते हो चिकन कढ़ाई, उसकी जगह कौन सी बनाओगे? मटन कढ़ाई। यानी चिकन छोड़ के क्या करोगे? मटन पे आ जाओ। और मटन कढ़ाई देखो ना, अगर आपने यूं बनाई हो, थोड़ा हल्का सा उसके ऊपर वो हो, मैश हो, गार्निश हो, ऊपर हरे पत्ते, छोटा छोटा अदरक, और ऊपर जो एलपिनो होती है, एलपिनो समझ दो, मोटी हरी हरी मिर्च वो काट के थोड़ी फेंकी हो, और ऊपर और साथ हो काबली नान, वो बेजी वाला, हाय 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 हाय। ओ यार एक दफा तो मुझे खा तो लेने दे, अभी तो मैं खा ही रहा था, तूने क्या हाल है बच्चे? नहीं, एक जमाने में बड़ा सस्ता था, मुझे याद है। मैं ट्रकों के अड्डे पे जाता था, दोस्त ले गए ट्रकों के अड्डे पे ना, इधर अपना मंडी के पास। उधर हमने खाया वो, ए दुम्बा कढ़ाई है भाई।
तो मैं दुम्बा कढ़ाई खाऊं ना, मैंने कहा चर्बी होगी, चर्बी में पकी होगी। वो जब खाई तो पता लगा कि वो चर्बी तो खत्म हो जाती कुकिंग के दौरान। और उसके ऊपर पिलाया पठानों ने कहा, ओए 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 बच्चों। बस वो फिर उसके बाद से मुझे वो बहुत पसंद आया। क्या बात। अच्छा बच्चों, यार हमारा तो मसला ये, हमें तो जो भी चीज पसंद आ जाए वो नायाब ही हो जाती है। अच्छा, हमारी लक इस मामले में अच्छी नहीं। ऐसे ही है कुछ। अच्छा बच्चों, क्या कह रहे हैं, डॉलर? नहीं बच्चों, डॉलर तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सुबह 300 घूम गया मिला ही नहीं। किसी का तारक का भूल गया। अच्छा बच्चों, वो किसी ने कहा था कि हमने पाकिस्तान आना है तो हमारे आने से पहले हमारे पैसे तोड़ा के रखना। वो मैंने कहीं रखे हैं और भूल गया हूँ। अब बड़े ढूंढे, मैंने नहीं मिले, अल्लाह ही मालिक है। अच्छा बच्चों जी, अब बात ये था, गुड विल नाउ इज प्रेफर्ड रिलेटिव टू अदर गुड्स बिकॉज इट इज नो चीपर। अब क्या होगा, क्योंकि ये सस्ती है तो तुम क्या करोगे, अब तुम इसको प्रेफर करोगे क्योंकि इसकी कीमत डिक्रीज हो गई है। तो कम होने वाले से ये आप प्रेफर करोगे। एंड पीपल विल स्विच फ्रॉम अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट गुड। तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड पे आ जाएंगे और इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। लेकिन आपकी किताब में प्राइस कम होने की बजाय प्राइस बढ़ाई गई है। तो उसने लिखा है द गुड विल नाउ डियरर रिलेटिव टू अदर गुड्स। तो डेयरर का मतलब होता है ये प्रोडक्ट अब दीगर अशिया के मुकाबले में ज्यादा, डेयरर का वर्ड नहीं है आपके लिए, तो उसने क्या कर दिया, ज्यादा महंगी हो जाएगी। एंड पीपल विल दस स्विच टू अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो लोग इसको छोड़ के सब्स्टिट्यूशन पे चले जाएंगे। जैसे सस्ती होने पर उसे छोड़ के इधर आ गए थे, अब महंगी हो गई तो इसे छोड़ के किसी और पर चले जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस राइस। प्राइस का इफेक्ट भी आ गया और फॉल का भी आ गया। ठीक हो गया बच्चों, ये किताब में मिल गया आपको? ठीक है जी। तो ये भी एक समझने का तरीका है। लेकिन एक सवाल पेपर में आता है और वो असर किताब में नहीं है, हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा असर है जो किताब में आता है, सॉरी पेपर में आ जाता है लेकिन किताब में नहीं गिवन है। तो वो जरा मैं देख लेता हूँ कि वो क्या है। जरा ये हसान अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं जी। बच्चे क्या कहना चाह रहे हो, इधर लिख दो, यहाँ पे, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। सिलेबस कब तक खत्म होगा? मैंने कल बात की थी कितने मंथ में खत्म होगा। मैंने आपसे कहा था कि 4 महीनों में कोर्स खत्म होगा। राइट बच्चों, कितने महीनों में? 4 महीनों में, मैंने आपसे कहा। बेटा देने को क्या है, कोई बंदा के मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मैं उसे रोक थोड़ी सकता हूँ। दुनिया है तो मैं किसी को कैसे रोक सकता हूँ? कोई कहे कि नहीं जी मैं छत पे चढ़ूंगा, छलांग मारना चाहता हूँ, अच्छा भाई मार ले। भाई बात यह है मेरे बच्चों कि मैं कोई टाइम जाया कर रहा हूँ आपका, पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ाता रहूंगा। अगर तुम्हें लगे कि मार्च में तुम पेपर दे सकते हो तो दे देना भाई। तो ये फैसला तुम फेब्रवरी मिड में देख लेना, अगर तुम इस काबिल हो तो कर लो। अब वो कल मुझे एक बच्ची की कॉल आई, सर मैं बड़े दिनों से सोच रही थी आपको कॉल करूं। मैंने कहा बेटा बताओ क्या मसला है। सर मेरे ना पेपर आ गया है क्या अपना PRC 3 का। मैंने कहा वो कैसे बच्चे, बैच कौन सा है? 25 में है। 25 में तो अभी आधा कोर्स हुआ है, तो आपने फीस क्यों जमा कराई? सर वो मैंने करा दी थी। तो मैंने कहा फिर आप पहले थोड़ा सा बता देती। कहती बताया इसलिए नहीं कि आप डांटेंगे। डांटने, आप मैंने डांटना ना डांटना बराबर है। भाई डांटना तो तब है ना कि तो बचाना है आपको किसी प्रॉब्लम से। अब आप गए, मैंने छलांग मार दी, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आपने मुझे फिर 2 हफ्ते पहले बता देती, मैं को थोड़ी बहुत मदद ही कर देता आपकी, जो मैं कर सकता हूँ। तो जब आप ऐसा करना चाहेंगे मैं थोड़ी बहुत मदद आपकी कर दूंगा, क्या हाल है?
जैसे कोई बंदा फांसी पे चढ़ने वाला हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर लगा देते हैं उसके, और क्या हो सकता है, यही कर दें। क्या हाल है जी, कपड़ा जरा सॉफ्ट, तो मतलब कहने का और बंदा क्या कर सकता हो, तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कर दूंगा आपके लिए। ठीक है जी। बाकी आपकी दौड़ है जी। आप कहें कि नहीं जी हमें एक हफ्ते में कोर्स इकोनॉमिक्स का पूरा कर लेंगे, भाई आप कर सकते हैं, आप न्यूटन है, आपकी रगों में न्यूटन दौड़ रहा है, तो बंदा क्या करे। बेटा वो महीना एक पहले हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, देखिए ना 13 चैप्टर है, एक के 10 चैप्टर है, एक के 13 एक के 10 है, यही आप कहेंगे सर उसमें डायग्राम है नहीं, लिहाजा जल्दी हो जाएगा, अच्छा भाई जल्दी हो जाएगा। अब चलो, चार की वजह तुम तीन कर लो, तीन की बजाय पौने तीन कर लो। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 15 जनवरी को शुरू करें और आज 6 हफ्ते बाद कहें जी मैथ पेपर दे देना, अच्छा भाई दे देना, देना ही है ना, जाकर दे आना, क्या हर्ज है, रिक्शा लेना एग्जामिनेशन सेंटर जाना दे के आ जाना, इसमें कौन सा मसला है, तुम तो ऐसे पेपर दे रहे हो जैसे कमेटी देनी होती। क्या हाल है कि नहीं, तो मुझे, मैं कभी किसी को मना नहीं करता, ना मैं दिलजारी करता हूँ, ठीक है। तो 4 मंथ सफिशिएंट है पेपर खत्म करने, कोर्स अच्छा कवर करने के लिए, रिवीजन वगैरह करके अच्छे मजे के साथ है जी। 4 मंथ अच्छे हैं अगर आप कर लें, ठीक है, और उसमें फिर ये गारंटी है कि आप पास भी जल्दी मतलब कर जाते हैं, क्वालिफाई भी आप कर जाएंगे। 4 मंथ का मतलब ये है कि आज जनवरी है, तो जनवरी को तो काउंट ना करो, आधा महीना तो उन्होंने वैसे ही जाया कर दिया आपका, तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो आप जो ये 5-10 दिन ज्यादा ये रिवीजन के लिए समझो लग जाएंगे आगे जाके, तो मई में आराम से आप पेपर दे दें। और 5 पेपर इकट्ठे, अच्छा जी क्या बंदा दे देता भाई, पांचों की स्केड्यूल वो करते ही ऐसे हैं कि इकट्ठे ही बच्चे देते हैं, शुरू से दे रहे हैं। क्या हाल है। किस्तों में तो दो वजूहात की बिना पे लोग देते हैं, एक तो ये कि कभी कभी पेरेंट्स के पास पांचों के इकट्ठे पैसे नहीं होते तो मजबूरी पड़ जाती है, और कभी कभी ये होता है कि बच्चा 5 प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो फिर वो कहता है अच्छा यार दो मैं बाद में दे दूंगा, तीन दे देता हूँ, या दो पहले देता हूँ, तीन बाद में दे दूंगा, ये वजूहत होती है, और तो कोई बड़ी वजह नहीं है। या मई में एक और बात भी है, मार्च में मैं आपके पेपर दिला देता हूँ, लेकिन फिर मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या मार्च में पेपर देने से आप कैफ लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए वजह भी तो कोई होनी चाहिए ना, या तो आप ये कहेंगे जी अप्रैल में कैफ लेवल शुरू होना है और मैंने पेपर दे के कैफ लेवल शुरू कर देना, फिर भी आपके 3 पेपर बचे हैं। क्या हाल है। हाँ, तो कर ले आप, तो 5 इकट्ठे दे के साथ ही आप वो पकड़ लें, किसी ने मना किया आपको? नहीं देखिए फिर बात ये है ना कि फिर तो आपका अपना प्लान है ना, मैं कुछ कह तो नहीं सकता, आप कहें मैं 1.5 माह में कर लूंगा, मैं अच्छा यार तुम कर लेना, मुझे क्या। ठीक है जी। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ फिर। हाँ धक्का दे, नहीं उसका हल मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है, जितने चैप्टर हो जाएंगे मैं करा दूंगा, जितने रह जाएंगे उनकी रिकॉर्डिंग ले लेना, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, तो फिर आप दौड़ अपनी अपनी लगा लेना थोड़ी सी, क्या ख्याल है। अगर आप करना ही चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैंने हर सूरत करना है, तो कोई 5-6 चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, वो 2-3 खुद कर लेना, यही है ना, ये कर लो फिर, इतना कर लो, ठीक है। अच्छा बच्चों, चलिए हम इसको क्या करें, अच्छा बच्चों आखिरी वाली बात करते हैं एंड देन वाइंड अप कर देते हैं इसको। अच्छा बच्चों आखिरी चीज जो है ना वो ये है कि एक चीज और भी है, और बहुत बड़ा नाम है उसका, और पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी, आपकी शायद एक्सरसाइज में भी इसके सवाल है। एक चीज है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। असल में इसकी लॉजिक ये है कि अगर फर्ज करें हम एक स्ट्रीट हॉकर से एप्पल खरीदने जा रहे हैं, और ये रात का वक्त है, और स्ट्रीट हॉकर आपको कहता है कि यार ये सारे ही तुम ले जाओ, ये सारे एप्पल तुम ले जाओ, 4-5 किलो रह गए, आपको 2 किलो चाहिए। आम हालात में सेब है 300 रुपये पर केजी, और आपको चाहिए कितने, 2 केजी, और आप 300 रुपये देने पे एग्री हो गए। लेकिन अगर वो 5 किलो आपसे कह के ले लो, तो आप क्या करोगे, 300 रुपये कीमत दोगे। नहीं, अब आप कीमत क्या करोगे, क्या करोगे, कम कर दोगे, क्यों।
जब भी किसी चीज की मिकदार बढ़ाई जाएगी, हमारी नजर में उसकी कदर, यूटिलिटी कम होगी, और वो यूटिलिटी कम होने की वजह से हम उसकी कीमत कम देंगे, क्योंकि उसको हैंडलिंग कॉस्ट भी आएगी ना। एक हेडिक भी है, 2 किलो लेके जाने से 5 किलो उठा के जाने पड़ेंगे, वॉश करने पड़ेंगे, कुछ फ्रिज में रखने पड़ेंगे, तो वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो लिहाजा हम उसकी कीमत क्या देंगे, कम देंगे। लिहाजा जब भी किसी चीज की मिकदार बढ़ती है, हमारी नजर में उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए हम प्राइस भी कम ऑफर करते हैं। दोबारा कहते हैं, किसी चीज की मिकदार ज्यादा होगी तो उसकी यूटिलिटी हमारी नजर में कम हो जाएगी, इसलिए हम उसकी कीमत कम देंगे। जैसे घर में 6 कुर्सियां हैं टेबल के साथ, लेकिन अगर कोई कहे 4 और ले लो, मैं क्यों ले लूं, मेरे पास तो 6 पूरी हैं, मेरा सेट है पूरा। नहीं नहीं, 4 एक्स्ट्रा ले लो, कभी मेहमान आ जाते हैं, तो अब आप क्या कहेंगे, उतनी ही कीमत देंगे। आप कहेंगे यार स्टोर में रखनी निकालनी हैंडलिंग कॉस्ट है। आप कहेंगे अच्छा, अगर वो मैंने ली थी एक कुर्सी 10,000 की, तो ये इसका मैं दूंगा 5,000 या 6,000, देनी तो दे दो, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही है जी। लिहाजा मिकदार किसी चीज की भी बढ़ेगी तो यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। राइट बच्चों, नो इशू जी। तो यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है जी, इसको वाइंड